हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस, और ये बायोलॉजी का चैप्टर है, यानी जीव विज्ञान का। तो साइंस में यहीं से स्टार्ट होता है, बायोलॉजी में आपका अध्याय 5 से, तो जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और बता दें आपको कि इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका, हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और उससे पहले आपको बता दें कि यदि चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी बातें बाद में होती रहेंगी और सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। यानी देखिए, कोशिका का तो किसी न किसी ने तो सबसे पहले इसको देखा होगा, इसका खोज किया होगा। ठीक है, तो वही रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक हैं जो कि 1665 में इन्होंने कोशिका को देखा। ठीक है, यानी उसका खोज किया। ठीक है, किसने सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हालांकि आगे आपको मिलेगा एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है कि सबसे पहले तालाब में किसने कोशिका की खोज किया, तो वहाँ पे आपका रॉबर्ट हुक नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा 74 में खोज किए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे उनको। ठीक है तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया है, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। यानी कॉर्क जो है ये एक वृक्ष का छाल है। ठीक है, तो इसका पतला सा मतलब एक छाल को इन्होंने काट लिया। ठीक है, तो वही है पतली काट, मतलब पतला सा उसमें से कट निकाल लिया कॉर्क के छाल से, और उसका अवलोकन किया, यानी उसको देखा। मतलब अपने द्वारा ये सूक्ष्मदर्शी एक बनाए थे, तो उसी के द्वारा इन्होंने अवलोकन किया, यानी देखा। और किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। और पाया कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठ मतलब इस टाइप का छोटा छोटा प्रकोष्ठ उनको इसमें देखने को मिला कि एक ही में एक मिला हुआ है। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह का छोटे छोटे प्रकोष्ठों का समूह पाया गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कॉर्क की पतली काट को जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने अवलोकन किया तो क्या उन्होंने देखा? उनमें कुछ छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, और जो कि देखने में उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना किस प्रकार का है? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा, और बिल्कुल इस टाइप का मधुमक्खी का छत्ता भी रहता है, आप देखे होंगे। तो इसी तरह का उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है, कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। यानी कॉर्क किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्ष की छाल से। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। यानी रॉबर्ट हुक को ही शॉर्ट में यहाँ हुक दिया गया है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको कब देखा? तो 1665 में। किसको? कोशिका को। ठीक है, और किस तरह से उन्होंने देखा? तो अपने द्वारा बनाया गया एक सूक्ष्मदर्शी था, माइक्रोस्कोप, उसी के द्वारा इन्होंने देखा। ठीक है, किस चीज़ में इन्होंने देखा? तो इन्होंने कॉर्क की छाल में देखा। ठीक है, कोशिका को। और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर था? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे दिया गया है यहाँ पर, रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। यानी यही जो छोटे छोटे ये प्रकोष्ठ थे उस छाल में। ठीक है, तो इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इन्हीं को उन्होंने कोशिका नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कोशिका। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कोशिका यानी सेल, कोशिका को ही इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो कोशिका कैसा शब्द है? तो ये लैटिन शब्द है। कोशिका कैसा शब्द है? तो लैटिन शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा। तो यह भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। कोशिका का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक मकान हो गया, ठीक है। मकान को कहीं कहीं कीता बोला जाता है कि कीता के घर के कीता है, ठीक है, समझिए रहे होंगे। ये दरवाज़ा हो गया मकान का, ठीक है। तो इसमें पहले का घरों में आंगन छोड़ा जाता था, ठीक है। तो ये आंगन हो गया और ठीक है, यहाँ पर एक कमरा हो गया, एक यहाँ कमरा हो गया, ठीक है। इस तरह का होता था घर पहले, आप देखे ही होंगे। अभी भी बहुत जगह रहता है। और यहाँ पे इसका दरवाज़ा हो गया, ये इसका यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे हो गया, इस तरह से। तो यानी एक पूरा घर यानी कीता किस तरह से बना हुआ है? तो छोटे छोटे कमरों से मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार जो कोशिका है वो छोटे छोटे प्रकोष्ठ से मिलाकर ये बना है, ठीक है। यानी इसी मतलब छोटे छोटे प्रकोष्ठ को जो समूह था उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका दे दिया, ठीक है। इसीलिए इसको मतलब कोशिका का अर्थ भी होता है छोटा कमरा। यानी एक घर में जितने भी कमरे हैं छोटे छोटे, उसी से रिलेट करके इसका नाम क्या दिया गया? कोशिका का अर्थ छोटा कमरा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा घर हो गया, इसमें ये छोटे छोटे कमरे हो गए, ठीक है। और इसी से मिलके इसी के स्ट्रक्चर जैसा वो भी है, तो क्या हो गया? छोटा कमरा हो गया। और जो पूरा कमरा मिल गया तो एक घर का निर्माण कर दिया, यानी कोशिका का निर्माण कर दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा समझाने के लिए हमने फिगर बना दिया। तो चलिए देख लेते हैं। आइए, यहाँ पर दिया गया है, उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यानी ये जो ऊपर में जो घटना दिया गया है, ये आपको देखने से तो लग रहा है ये तो छोटा सा बात है, कोई इसका अर्थ ही नहीं निकलता है। लेकिन साइंस के क्षेत्र में इसने एक हिस्ट्री हासिल किया है, यानी इतिहास रच दिया, ठीक है। और क्यों इतिहास रचा? इसी से हम लोग को आगे चल कर जानकारी मिला कि हाँ, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी सारा चीज़ है, हर चीज़ एक न एक छोटी मतलब वो कोशिका से ही बना है, ठीक है। और कोशिका भी होती है जो एक समान कोशिकाओं से मिलके बना होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी में फेरबदल होता है, लेकिन ज़्यादातर एक ही समान कोशिका से मिलकर हमारा शरीर भी बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपको इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा कोशिका के बाद उत्तक। तो इस प्रकार आपको कड़ी से कड़ी मतलब एक एक कड़ी जुड़ते जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह से मतलब ये सृजन होते गया है, ठीक है। तो पहले चलिए हम कोशिका को ही देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा सेकंड वीडियो लाएंगे तो उत्तक पे लाएंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक मतलब क्या होता है? यहाँ पर हुक ने क्या देखा? सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, यानी हर सजीव में अलग अलग प्रकार का इकाई होता है, ठीक है। वही चीज़ हो गया इकाई, जैसे उसका यूनिट हो गया। इन्हीं इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। यानी इन्हीं सारी इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि हर जीव में अलग अलग इकाई होती है और उसी इकाई को व्यक्त करने के लिए कोशिका शब्द का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी कोशिका से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो कोशिका का अध्ययन भी पूछता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। याद रखिएगा क्या होता है? साइटोलॉजी, ठीक है।
CYTOLOGY, ठीक है, लिखने में नहीं बना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। कोशिका के अध्ययन को स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए सजीव किससे बने होते हैं, 5.1 में क्रियाकलाप में दिया गया है। तो आइए इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है, प्याज के बारे में छोटा सा यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि इस तरह से आप कीजिएगा तो उसमें आपको कुछ संरचना देखने को मिलेगा, उसका प्याज का झिल्ली वगैरह उतारिएगा तो चलिए हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक प्याज हो गया, ठीक है, इसको बीच से हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो इधर से आपको ये वाला जो भाग रहेगा इधर से देखिएगा तो ये अंदरूनी भाग हो गया, ठीक है, ये तो बाहरी का भाग हो गया, ये अंदरूनी हो गया, ठीक है। तो इसी में से छोटा सा एक यहाँ से काट लिए, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा दिखा ये बिल्कुल इस तरह से सीधा आपको दिखेगा छोटा सा, ठीक है। और इसी पर अंदर की ओर से पतला सा एक झिल्ली रहता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, इसी को उतारने को इसमें बोला गया है, ठीक है। तो उसको उतार के उस पर पानी का बूंद डालिएगा तो किस तरह से आपको दिखेगा। तो आइए इस सारे चीज़ों को देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। देखिए पहले यहाँ पे दिया गया है, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लो, चिमटे की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। यानी चिमटा के सहायता से, अभी हमने फिगर बताया ना। अब देखिए ये इधर से हम बोलें तो ये क्या है, अवतल और उत्तल लेंस तो आप जानबे ही करते होंगे, या अवतल या उत्तल दर्पण। तो ये देखिए ये इधर से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है, तो ये अवतल हो गया ना। और इधर से क्या हुआ, उठा हुआ है, तो ये उत्तल हुआ। तो ये क्या कर रहा है, अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकता है, यानी अवतल सतह यानी भीतरी सतह, यही ना है। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में, वाच ग्लास यानी ऐसा ग्लास जो कि शीशे का हो और उससे बाहर से वाच किया जा सके यानी देखा जा सके, ठीक है। तो झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं, इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। यानी क्यों पानी में डाल लेते हैं, जो झिल्ली रहेगा उसको बाद में भी हम देखेंगे तो वो मुरझा ना पाए यानी सूख ना पाए, ठीक है, और वो मुड़ने से बच जाए, क्योंकि जो जैसे जैसे वो सूखेगा तो वो मुड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हम इस झिल्ली से क्या करें, यानी क्या करना है, यानी उस पर देखना है कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बाद में इसका सूक्ष्मदर्शी से हम लोग अवलोकन भी करेंगे, ठीक है। यानी इस तरह से किया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो, और आगे चलकर इस पर पेंट वगैरह भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो वही है। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, वो मुड़ी ना हो, ठीक है। और एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है, ठीक है। यानी और इस पेंट ब्रश की सहायता से ही अब इस पर एक बूंद सेफ्राइन की डालो, यानी सेफ्राइन डालना है इस पर, और इससे क्या करेंगे, यानी इसको कवर करके ढक देंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं। स्लिप से, यानी यहाँ पे क्या दिया है, इसे कवर स्लिप से ढक दो, ठीक है। तो वही चीज़ है, ढकने को ही बोला है। अब क्या देखिएगा, कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस पर इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आए। यानी इस प्रकार रखना है क्योंकि उसमें वायु का बुलबुला न जा पाए, ठीक है। क्योंकि यदि वायु का बुलबुला चला जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसीलिए उसमें एयरलेस उसको रहना चाहिए, ठीक है। अपने अध्यापक से सहायता लें, बिल्कुल। यदि आप प्रयोग कीजिएगा तो निजी कोई टीचर होंगे तो उनसे सहायता लीजिएगा, बायोलॉजी के जो होंगे। अब देखिए हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है, यानी ये जो झिल्ली का
स्लाइड बना, मतलब वो कैसा रहा, तो वो अस्थायी रहा, यानी टेम्पोररी स्लाइड बना। ठीक है, अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले, यानी पहले क्या करेंगे, इसमें कम पावर का सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हाई पावर वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। ठीक है, तो वो प्याज का जो टुकड़ा था कैसा दिखाई देगा, देखिए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो इससे हम देखेंगे तो वो किस प्रकार का दिखाई देगा, बिल्कुल इस प्रकार का, जो कि आपको फिगर नंबर 5.2 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का वो प्याज का टुकड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, आपने क्या देखा, क्या आप जो संरचना यानी स्ट्रक्चर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं, कौन नहीं खींच देगा। इस तरह का देख रहे हैं, बिल्कुल तो इस तरह का है, नहीं खींच दीजिएगा इस तरह का। ठीक है, और बीच बीच में ये पॉइंट दे दीजिएगा, ये पॉइंट क्या है, यही केंद्रक होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सारा पॉइंट दिया गया है ये सब क्या है, ये सब केंद्रक है। ठीक है, यानी सेंट्रॉइड है। अब देखिए, और ये सेल हैं, जो ये सब दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब सेल हैं। ठीक है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे, यानी अलग अलग आकार वाली प्याज के झिल्ली से और बनाइए, बतवा वही होगा। अलग अलग आकार लीजिए, बड़ लीजिए, छोट लीजिए, फ्रांस से लीजिए, दुबई से लीजिए, चाहे कहीं से लीजिए, लेकिन बतवा सेम टू सेम रहेगा। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न, तो बिल्कुल एक समान जैसा ही रहेगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा साइज का लीजिए या छोटा साइज का लीजिए, स्ट्रक्चर तो सेम ही ना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये संरचनाएं क्या है, यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, आइए इसको भी ज़रा ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देंगी। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्क यानी कंद जिसको बोला जाता है वो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप कॉर्क का छाल ही देखे थे, तो बिल्कुल इस तरह का था ना, ये सब छोटा छोटा प्रकोष्ठ, इसी सब को मिलाकर ये जो कोशिका बना था, ये किस चीज़ का कोशिका था, ये कॉर्क का छाल का था। देखिएगा, पेड़ का छाल उतार दीजिएगा तो बिल्कुल इस तरह का दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखिएगा तो ये छाल भी एकदम बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह के मतलब प्रकोष्ठों से मिलकर बना हुआ है, यानी आपको जब सूक्ष्मदर्शी देखिएगा तो बिल्कुल इसके अंदर में इस तरह का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, और इसी से मिलकर वो पूरा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसमें भी यदि ये प्याज का अभी आप देख रहे थे, बिल्कुल इस तरह का था जो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा, इसमें ये केंद्रक थे। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया गया है कि ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, ये सब तो एक जैसी दिखाई देगा, लेकिन ये मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, सल्क कंद। अब एक पूरा ये प्याज का मान लीजिए ये भाग हमने, ये प्याज तो पूरा इस तरह का रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम ये भाग हम काट दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो इस भाग में भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, और यदि पूरा ये मिल गया तो पूरा ये प्याज का भाग बन जाएगा, यानी सल्क कंद बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्याज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है जैसे प्याज है। ठीक है, सॉरी, देखिए जैसे प्याज। अब देखिए, इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, यानी उसका जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसकी सारी सेल्स हैं जो एक समान है। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं, यानी पूछेगा यदि आपका क्वेश्चन कि क्या प्याज की कोशिकाओं को मतलब काट कर उसको मतलब झिल्ली को देखने पर जो उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्या वो प्याज के आकार पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल नहीं।
प्याज का आकार कैसा भी हो, 25 ग्राम का लीजिए, चाहे पाव भोला के प्याज लीजिए, ठीक है, पपोव के प्याज होता है, बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल एक समान रहेगा। तो इसलिए वो आकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी आकार से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये भी VVI क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, जो अभी आपने देखा, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। यानी प्याज का खाने वाला भाग भी पूछता है कि क्या होता है, तो प्याज का खाने वाला भाग शल्ककंद ही होता है, जो मतलब वो तो उसका जड़ ही रहता है, तना ही रहता है। लेकिन प्याज मतलब किस चीज़ का उदाहरण है, तो शल्ककंद का पुष्प दिया करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये प्याज जो है उसी का मूलभूत इकाई है, ठीक है, जो उसका छोटा छोटा संरचना रहता है, जिसे जीवन की छोटी इकाई पूछता है कि क्या है, तो कोशिका है, ठीक है। तो उसी तरह ये छोटी छोटी संरचना है, ये इसकी मूलभूत इकाई है, यानी उसी का यूनिट है प्याज का, ठीक है। उसी से मिलकर वो बना है, उसी सारे यूनिटों से मिलकर वो बना है, ठीक है। इसीलिए उसका मूलभूत इकाई है, छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं। अब देखिए, इस संरचनाओं को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जीवन की मूलभूत इकाई भी कोशिका को कहते हैं। देखिए अब आगे आपको मिलेगा ही। देखिए, न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं, वे सभी कोशिकाओं से ही बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, ठीक है। यानी कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिकीय भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यानी पहले आवर्धक लेंस का खोज हुआ, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, ठीक है। तब यह पता चला, क्या पता चला, कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। यानी आवर्धक लेंस की खोज के बाद जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तब उससे पता चला कि मात्र एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है, ठीक है। एक कोशिका का भी जीव होता है, ठीक है, क्योंकि केवल उसमें एक ही कोशिका होती है, ठीक है। अब वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है, केवल एक ही कोशिका का उसका पूरा शरीर ही रहता है, ठीक है। इसीलिए उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिसमें अलग अलग कोशिकाएं विभिन्न मतलब अलग बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक है। और जिसमें केवल एक ही कोशिका है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा कैसा रहता है, ठीक है, देखते हैं कि इस तरह का रहता है, ठीक है। यहाँ पर उसका केंद्रक रहता है, ठीक है। और यही क्या होता है, इसका जनरेशन होता है, तो ये बीच से डिवाइड हो जाता है और एक यहाँ पर केंद्रक आ जाता है कि यहाँ पर केंद्रक अलग अलग होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं सब। कौन कौन, तो अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी ये सारे जो जीव हैं, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, ये कैसे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अब दे देगा क्वेश्चन कि इनमें से एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन में दे देगा अमीबा, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया और एक और कोई दे देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दे देगा कवक, ठीक है। तो अब क्या मारिएगा, कवक। क्यों, क्योंकि कवक बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुत सारे मतलब कोशिकाओं से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। इसीलिए वो बहुकोशिकीय में आता है, एक कोशिकीय में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान में रहेगा तब तो मारिएगा, चलिए इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती है, यानी सम्मिलित होती है, और
उनको मिलाकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण भी करती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फंजाई यानी कवक। अब देखिए फंजाई मतलब कवक होता है, कहीं फंजाई बोला जाता है, कहीं इसको फंगी बोला जाता है, कहीं फंगस बोला जाता है। फंजाई कहिए, फंगी कहिए या फंगस कहिए, तीनों का मतलब कवक ही होता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मशरूम है, जिसमें ठसाठस कवक ही भरा रहता है। ठीक है, मशरूम में। ठीक है, मशरूम का सब्जी भी बहुत लोग खाए होंगे, जिसको सांप का छत्ता कहा जाता है। ठीक है, गांव देहात में जाइएगा तो। ठीक है, अब देखिए, तो वही कवक हो गया, पादप हो गया यानी प्लांट, और एनिमल यानी जंतु, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे एक कोशिकीय जीव हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? यानी जो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव है एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, यानी एक कोशिका यदि रही होगी उसी से ही वो विकसित हुआ होगा। जैसे हम लोग तो मनुष्य हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, या कोई जानवर ही हो गया, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भालू हो गया, ये सब भी जंगल में रहते हैं, तो ये भी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जैसे गाय भैंस ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा जितना भी जीव है ये सब क्या है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय है। क्योंकि यदि निषेचन होता है तो मतलब एक ही मतलब कोशिका रहता है, लेकिन उससे क्या होता है, धीरे 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 उसमें कोशिका विभाजन होते रहता है। ठीक है, और एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं मतलब बनने लगती है, और वो क्या होता है, पूरा एक शरीर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वही बात दिया है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है, यानी किस प्रकार कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो सभी कोशिकाएं होती है अपने पूर्वज की कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। बिल्कुल सही है, तो ये भी देखते चलिए, इसके बारे में भी जानना है। देखिए कोशिका का सबसे पहले पता कौन लगाया, तो रॉबर्ट हुक ने। अभी हमने ऊपर में भी देखा, कब, तो 1665 में। किस चीज़ में देखा इन्होंने, तो कॉर्क में देखा, कॉर्क का पतला काटे थे, और अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने देखा था। ठीक है, और उसका नमूना यानी स्ट्रक्चर कैसा था, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। ठीक है, अभी आपको हम दिखाए थे ऊपर में छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे, कैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है ना, तो वही चीज़ है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, ल्यूएनहोक जो कि 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा। ठीक है, उन्नत सूक्ष्मदर्शी मतलब बहुत अच्छा सूक्ष्मदर्शी था, लेकिन जो रॉबर्ट हुक देखे थे वो स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से ही देखे थे। लेकिन जब टेक्निकल थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो टेक्निक से बनाया गया माइक्रोस्कोप, तो उसके द्वारा इन्होंने देखा ल्यूएनहोक ने। और किस चीज़ में देखा, तो उन्होंने तालाब के जल में, ठीक है, यानी पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका कहेगा तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो ल्यूएनहोक ने। कहाँ देखा, तो तालाब में देखा 1674 में। लेकिन मृत कोशिका को देखा था इन्होंने, कौन, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका देखा था, तो मृत कोशिका देखा था 1665 में। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो ल्यूएनहोक ने। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, इन्होंने ल्यूएनहोक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने, अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन, इनका भी नाम बहुत वीवीआई है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया,
कि कोशिका में केंद्रक भी होता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, ठीक है, इसमें केंद्रक है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया, ठीक है। इन्होंने लगाया, कब लगाया? तो 1831 में लगाया कि कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पता लगाया था। अब देखिए आगे क्या दिया है। तो 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए पुरकिंजे के बारे में दिया गया है। जे पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जीवक पदार्थ का पता लगाया। तरल जीवक पदार्थ जिसको जीव द्रव कहा जाता है। तो जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया, ठीक है। यानी पता लगाया 1839 में कि कोशिका में तरल मतलब एक जीवक पदार्थ भी होता है, ठीक है। तरल जीवित पदार्थ भी होता है कोशिका में, जिसको उन्होंने ही नाम दिया, किसने? पुरकिंजे ने, ठीक है। कब? तो 1839 में, ठीक है। उसका नाम क्या दे दिया? जीव द्रव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान आ जाते हैं। कोशिका का प्रतिपादन इन्होंने किया था, तो वो भी देख लीजिए। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन और थियोडोर स्वान थे, ठीक है। तो देखिए एम स्लाइडेन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया, ठीक है। यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने। कब था? 1838 और 1839 में, ठीक है। तो कहीं कहीं रेंज में भी दे दिया जाता है कि 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिया सेल थ्योरम, कौन? स्लाइडेन और स्वान। तो इसके अनुसार मतलब क्या मतलब जानकारी मिलता है कि जितने भी सारे जीव हैं, पौधे हों चाहे जंतु हों, सभी किस चीज़ से बने हैं? तो कोशिकाओं से बने हैं। और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। यानी जीवन की मूलभूत इकाई भी है कोशिका। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका ही है जीवन की मूलभूत इकाई। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिरचाऊ आ जाता है नाम, 1855 में ये आते हैं, ठीक है। बिरचाऊ, कहीं कहीं बिरसा भी इनका नाम दे देता है, तो कन्फ्यूजन मत खाएगा। बिरचा, बिरचाऊ ऐसे भी दे देता है। तो बिरचा 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया? तो बिरचाऊ ने, ठीक है। बिरचाऊ ने 1855 में कोशिका सिद्धांत के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। किसने? बिरचाऊ ने। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनती है। यानी किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से जो पेरेंट सेल है उसी के द्वारा बनती हैं, पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनती है। तो ये बताए थे बिरचाऊ ने। कब बताया? 1855 में। तो ध्यान रखते जाइएगा हर पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सन 1940 में हुआ। और इसी के द्वारा कोशिका का जो जटिल संरचना था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसको भी बहुत आसानी से आदमी समझ सका, ठीक है, कि किस प्रकार का उसका अंग का संरचना है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं जो क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप में। हाँ, तो देखिए यहाँ क्रियाकलाप में अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्रियाकलाप 5.2 में दिया है, यहाँ क्या दिया है? हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। यानी जो पत्ती की झिल्ली होती है उसकी, यानी प्याज की मूलाग्र हो अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड हम लोग टेम्प्रोरी स्लाइड बना सकते हैं। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या दिया है? उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये थोड़ा प्रश्न दे दिया गया है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है प्रश्न? यानी हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है पहला, क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? देखिए बिल्कुल मतलब
ये बात तो पहले ही तय हो चुका है कि देखिए प्याज का आकार कैसा भी हो, ठीक है, जैसे हम लोग को प्याज का मतलब एग्जाम्पल लेकर चले थे, तो कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन कोशिकाएं उसमें बिल्कुल एक समान होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है, तो उसका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा। फिर तीसरा क्या दिया है, क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है, तो अलग अलग देखिए, पादप ही हो गया, प्लांट भी हो गया, तो उसके अलग अलग भाग हो गए, अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो उसके अलग अलग जो भाग हो गए उनमें कोशिकाओं में कोई अंतर है। देखिए कहने का मतलब ये है कि सारी जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल अपने पूर्वज के समान ही होती है, ठीक है, यानी पहले ही हम लोग देख लिए थे, क्योंकि जितने भी कोशिकाएं होती है विभाजित होती हैं तो वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही विभाजित होती हैं और उत्पन्न होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है, यानी समानता इसमें पूछ लिया गया है कि उनमें क्या समानता दिखाई देती है। तो समानता दिखाई देगी जैसा उसका पूर्वज में मतलब रहेगा उसी तरह का उसमें भी समानता दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए, दिया है कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, यानी कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है, मानव शरीर की कुछ कोशिका के यानी सेल के बारे में यहाँ पे दिया गया फिगर में, तो आप इसको देख लीजिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स दिया है, क्या दिया है, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो रुधिर कोशिका कैसी होती है, तो कुछ इस तरह का उसका फिगर होता है, और ये चिकनी पेशी कोशिका हो गई, ठीक है, यानी ये स्मूथ मसल सेल्स हो गया जो कि इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु जो कि स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु, तो इस तरह का उसका फिगर होता है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है रेलवे का, टेक्नीशियन का है या एलपी का है, तो उसमें क्या होता है कि या ग्रुप डी हुई हो गया, तो उसमें फिगर बेस से भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा भी प्रश्न देखने को मिला होगा आपको, ठीक है। तो ये फिगर भी ध्यान रखिएगा, फिगर दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से ये क्या है, अंडाणु है कि शुक्राणु है कि रुधिर कोशिका है कि चिकनी पेशी कोशिका है, तो आपको फिगर ध्यान में रखना होगा। फिगर से भी प्रश्न आजकल बन रहा है, ठीक है। ये अंडाणु का शेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया शुक्राणु, देखिए ये शुक्राणु कहाँ होता है, तो ये नर का जो मतलब नर निषेचन करता है, तो नर वाला पार्ट होता है शुक्राणु, ठीक है। तो और अंडाणु ये मादा वाला पार्ट में होता है, ठीक है। तो जब कैसे मतलब भ्रूण तैयार होता है, तो अंडाणु से शुक्राणु जब मतलब गैमिट करेगा, मतलब उसमें मिलेगा, तभी जाके भ्रूण तैयार होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा। चलिए आगे हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, जब जनन हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। ये हो गया अस्थि कोशिका, ठीक है, अस्थि यानी हड्डी को बोलते हैं, यानी हड्डी का सेल्स कैसा होता है, तो इस प्रकार का कुछ होता है। और ये हो गया वसा कोशिका यानी फैट सेल, ठीक है, तो फैट सेल का ये फिगर है। और यहाँ पे आ गया तंत्रिका कोशिका जो कि आप देख रहे हैं, यानी न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। तो इस तरह का ये फिगर ध्यान में रखिएगा, ये न्यूरॉन सेल्स हो गया, ये फैट वाला हो गया सेल्स, ये हड्डी वाला सेल्स हो गया, ये शुक्राणु का हो गया। शुक्राणु का बिल्कुल इस तरह का होता है, ठीक है, जैसे कि आपको लगेगा कि जैसे स्नैक देखते होंगे उस तरह का शुक्राणु रहता है। और अंडाणु मतलब अंडा के समान रहता है, लेकिन अंडा का क्या होता है, इलेप्टिकल शेप होता है, लेकिन ये राउंड शेप में होता है, ठीक है। कुछ इस तरह में इसको आँख की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। ये अंडाणु का शेप हो गया। ये चिकनी पेशी कोशिका हो गया जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। और ये ब्लड सेल्स हो गया, और ये तंत्रिका कोशिका हो गया। तो आपको फिगर से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम क्या दिया है। यहाँ पे देखिए दिया है कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाएं जो कि आपने 5.3 चित्र में देखा। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, यानी कोशिका जो भी हैं, सेल्स जो भी हैं, उनकी आकृति हो गया
उसका और आकार हो गया, यानी शेप हो गया और उसका आकार हो गया, उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। यानी अलग अलग कार्य हो गया, स्पेसिफिक जो वर्क हो गया उसका, उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं, ठीक है, और उसी के अनुरूप वो होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, यानी कुछ सेल्स जो होती हैं उसका साइज क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे एक कोशिकीय अमीबा, अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव है। अभी हमने बताया था आपको एक कोशिकीय जीव में कौन कौन होते हैं, तो अभी हम 3-4 एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है, और प्रश्न भी उस पे कराया था, तो आपको ध्यान में होगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं। देखिए, अमीबा जो हो गया कुछ इस तरह का उसका शेप होता है, ठीक है, और बीच में ये क्या होता है, ये बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। अब जैसे ये कैसे विभाजन होता है, इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आपको उसमें डिटेल में आपको समझने को मिलेगा। देखिए, इसमें क्या होता है, पूछता है कि जो अमीबा होता है इसमें कैसा मतलब विभाजन होता है, ठीक है। तो इसमें बाइनरी फिजन होता है, यानी द्विविखंडन होता है। कैसे द्विविखंडन होता है भाई, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में तो ऐसा रहेगा, लेकिन सेकंड स्टेप आएगा तो ये क्या होगा, बीच से ऐसा यहाँ पर इस तरह का कुछ हो जाएगा, ठीक है, और ये केंद्रक जो रहेगा ये कुछ इस पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। फिर जब थर्ड स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप आएगा, तो मतलब लास्ट वाला जो स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से कट हो जाएगा और एक अलग यहाँ पे केंद्रक हो जाएगा और एक यहाँ पे अलग, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में फिर से बना देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट वाला स्टेज जो होता है तो बिल्कुल बीच से कट के एक यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे, यानी दो अलग अलग भाग में ये बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी द्विविखंडन। तो आपसे प्रश्न यदि कर लिया जाए कि अमीबा में कैसा प्रजनन होता है, तो उसमें द्विविखंडन होता है, ठीक है, द्विविखंडन के कारण उसका प्रजनन होता है। मतलब जैसे रीजनरेशन होता है तो प्लेनेरिया में होता है। वो एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, कहीं से भी उसको काट दीजिए तो बीच से भी काट दीजिएगा तो वो क्या करेगा, एक पूर्ण अंग का रूप ले लेगा। यानी कुछ इस तरह का छिपकली जो देखे हैं उसका उसी तरह का प्लेनेरिया होता है। यहाँ पर आँख होता है, ठीक है, यहाँ से भी काट दिए, यहाँ से भी काट दिए, तो ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये आपको, तो ये पूरा रूप एक मतलब फिर से ये पूरा रूप बना लेगा, ठीक है। ये इधर वाला जो पार्ट्स बच गया, ये वाला पार्ट्स, तो ये भी यदि ऐसे बच गया तो ये भी एक पूर्ण रूप ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें यदि हम कहेंगे तो रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन इसमें होता है, किसमें, प्लेनेरिया में, ठीक है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। इधर वाला पार्ट यदि हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो इस तरह का रहेगा कटा हुआ भाग। तो इसमें भी यहाँ से क्या करता है, ये पूरा मतलब इसमें भाग मतलब आ जाता है, ठीक है, विभाजन हो जाता है, मतलब यहाँ से ये रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, यानी फिर से मतलब ये अपना पूरा शरीर प्राप्त कर लेता है। तो इसको कहीं से भी काटिए ये रीजनरेट होता है, इसीलिए इसको रीजनरेशन के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम मतलब डिटेल में पढ़ाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक, तो वहाँ से धीरे धीरे आपको ये स्टार्ट होगा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और उतक में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अमीबा का बात आया था, इसीलिए हम थोड़ा सा जिक्र कर दिए, इस सब का एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया था, कुछ कोशिकाएं यानी मतलब कुछ सेल्स हैं जो कि अपना आकार बदलते रहता है, यानी अपना साइज चेंजिंग करते रहता है, ठीक है। समझना है मर्दिया, लेकिन इतना नहीं मतलब ऐसी करना है कि दिमाग पर लोड जाए, एकदम आराम से समझिए, एकदम कुछ नहीं है। साइंस क्या है, पर डे जो आप लोग काम करते हैं आधा से अधिक साइंस वही है, ठीक है, उसी में छुपा हुआ रहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, और थोड़ा बहुत जो अधिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए, यानी कुछ कोशिकाएं जो होती है अपना आकार बदलते रहती है। सभी कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदलती है, लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती है जो कि अपना साइज बदलते रहती हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एक कोशिकीय अमीबा, ये भी अपना आकार बदलते रहता है, जैसे कि अभी आपने देखा, ठीक है, कैसे दो पार्ट में विभाजन हो गया और एक एक नया अमीबा का तैयार हो गया, मतलब वो जीव तैयार हो गया। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, यानी कुछ जीवों में स्थिर रहता है, और कुछ का कोशिका का आकार बदलते रहता है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, यानी प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, यानी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का भी आपने फिगर देखा था, कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। तो वो
न्यूरॉन सेल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यानी ये अपना क्या होता है, आकार नहीं बदलता है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, ये स्थिर रहता है, ठीक है, यानी फिक्स्ड रहता है। अब देखिए आगे, प्रत्येक जीवित कोशिका में यानी जितने भी जीवित कोशिका हैं उसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। मान लीजिए हम लोग का भी शरीर है, ये क्या है, कोशिका से ही बना है, ठीक है। जितने भी, हम तो शुरू में ही बता दिए थे कि जितना भी सारा ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है सारा का सारा में सेल्स मिला हुआ है। सेल्स नहीं रहेगा तो हमारा ऑर्गन ही तैयार नहीं होगा, ठीक है। टिश्यू ही नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं रहेगा तो टिश्यू के चलते ऑर्गन ही नहीं तैयार होगा, कोई अंग का निर्माण ही नहीं होगा। और यदि अंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का शरीर का निर्माण ही नहीं होगा। और यदि शरीर नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, ठीक है। शरीर का होना है जीवित रहने के लिए, ठीक है। भले ही इसमें आत्मा है, कहा जाता है कि आत्मा है शरीर में, लेकिन अंग ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से, मतलब क्या कीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ है, तो वही बात है, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। यानी जितना भी जीवित सारा सेल्स है सब में अलग अलग प्रकार का वर्क करने का पावर है, क्षमता है, एफिशिएंसी है, ठीक है। जो सभी सजीवों का गुण है, यानी जितने भी सारे जीव हैं उनका वो प्रॉपर्टी भी है, गुण भी है, ठीक है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती हैं तो उसी के बारे में जानना है। तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हम लोग कैसे जीव हैं, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। हम लोग की कोशिकाओं एक जैसी कोशिका का नहीं बना है। एक कोशिका किसका बना है, स्लाइडोमोनास हो गया, अमीबा हो गया, इस सब का एक कोशिकीय है, यानी पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ है। लेकिन हम लोग आते हैं जो एनिमल हो गया, जंतु जगत हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब बहुकोशिकीय जीव में, यानी मल्टीपल सेल्स वाले जीव में हम लोग आते हैं। तो उसी के बारे में दिया गया कि हम लोग जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्यों, यहाँ पे देखिए इसको नहीं दिख रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि मनुष्यों में, इसका अर्थ ही यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, यानी अलग अलग अंग जो है अलग अलग कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए हाथ होता है खाना खाने के लिए, ठीक है, पैर होता है दौड़ने के लिए, यानी छोटा सा एग्जांपल नॉर्मली में लीजिए तो ये आँख होता है देखने के लिए, कान होता है सुनने के लिए, यानी उसमें भी कोशिका है, सेल है। नहीं रहेगा सेल तो किसी अंग का निर्माण ही नहीं होगा, क्योंकि सेल्स के बिना ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक नहीं रहेगा तो अंग नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको हम कितना बार बताएं, आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से, और आप किसी को बता भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यानी क्या कह रहा है यह, इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के। मान लीजिए गोलवा जौन है ओकरा से कोई खाना खाए लगिएगा, नहीं ना खाइएगा, अरे महाराज लेकिन हाथवा से ना खाना खाइएगा जी। हाँ, तो यही से अलग अलग ही अंग हो गया, हाथवा अलग हो गया, गोलवा अलग हो गया, औखिया अलग हो गया। तो औखिया से देखिएगा, गोलवा से नहीं देखिएगा, जाइएगा देखे लड़की के केनाहू देखे जाना होगा तो जाइएगा गोलवा से देखे कि हाथ से देखे, औखिया से न देखिएगा। तो अलग अलग जो अंग है वो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय जौन है, हृदय का क्या काम है, रुधिर को पंप करता है, यानी हृदय जौन है हम लोग को हार्टवा, हार्ट, इसका स्पेलिंग क्या होता है जी, HEART, ये ना है, हम बुला नहीं रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है हार्ट। तो हार्ट जौन होता है ये क्या करता है, रुधिरवा, यानी रुधिर मतलब रक्त, रक्त मतलब ब्लड, तो ये ब्लडवा के क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। यदि रुधिर हार्ट में नहीं रहेगा तो रुधिर को पंप कौन करेगा। तो पूछ दे क्वेश्चन यदि एग्जाम में कि हार्ट का मतलब मेन काम क्या है, तो ये क्या करता है, 72 बार धड़कता है मर्द 1 मिनट में, ठीक है। ये 72 बार धक 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 धक, कैसे मशीनियाँ सब चलती है, ठक 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 करती है ना। हंसी आ रहा है आप लोग को, हंसीएगा मत, ठीक है ना, तो फंसीएगा, ठीक है। आई हंसी यदि बर्दाश्त कर लिए, बढ़िया से क्लास कर लिए तो जाके एग्जाम में गर्दा करके आइएगा, समझ गए। बायोलॉजी के हम स्पेशलिस्ट आदमी हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, मतलब वही काम है जैसे मशीनियाँ करती है ना, धक 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 धक, ऐसे ही हृदय धक 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 धक। हम लोग का शरीर भी तो एक मशीने ना है,
ठीक है। क्या अंतर है मशीन में हम लोग में? मशीन एगो रोबोट हो गया, हम लोग में थोड़ा सा जीव डाल दिया गया है, इमोशन डाल दिया गया है, तो हम लोग मतलब जीव में गिनाते हैं, ठीक है। वही इमोशन हट गया तो जीव में से हम लोग मिट जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ है थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे कि मनुष्यों के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करते हैं तथा आमाशय मतलब क्या होता है? स्टोमच, STOMACH, स्टोमच, ठीक है। स्टोमच मतलब पेट, समझिए ना, उधर, ठीक है। अब देखिए तो आमाशय भोजन का पाचन क्या करता है? ठीक है, भोजन का पाचन करता है। आमाशय क्या करता है? भोजन का पाचन आदि, यानी हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। वैसे तो छोटी आंत में जाके होता है ये सब पाचन वगैरह, ठीक है। और बड़ी आंत में मतलब जो बच जाता है सॉलिड वो चला जाता है, छोटी आंत में क्या हो जाता है? लिक्विड वाला पटवा चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ है कि आमाशय को ही मतलब मान के चलिएगा कि मनुष्य के शरीर में हृदय क्या करता है? हृदय का क्या काम है? रुधिर को पंप करता है, और आमाशय भोजन के पाचन करता है। यही सब एग्जाम्पल में दिया गया है। अब देखिए, इस प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। और क्वेश्चन पूछ दे, क्या श्रम विभाजन एक कोशिकीय जीव में होता है कि बहुकोशिकीय जीव में होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, नहीं कीजिएगा ना तो मार के गोला बात तुरंगे, समझे? अगर एक खातिर जाकर जाना एथी में कंप्लेन करना होगा तो कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो वीडियो देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने बता दिया है कि श्रम विभाजन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में होता है, ठीक है। जैसा कि पहले पूछा था कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो देखा 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने, आपको तो पता है कि रॉबर्ट हुक ने देखा, कब देखा? तो भाई 1665 में, ठीक है। कब देखा? 1665 में। लेकिन यही पूछ देगा कि मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो अब आपका आंसर होगा कि रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि 1665 में उसी ने मृत कोशिका को देखा था। लेकिन पूछ दे कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? तो अब आपका आंसर बदल जाएगा। जौन जीवाणु के खोजबा किया था, यानी बैक्टीरिया के, लीवेनहुकवा, वही लीवेनहुक हैं जो कि 1674 में क्या किए थे? जीवित कोशिका को देखा था। किस चीज में देखा था भाई? तो पोंड में देखा था। पोंड यानी तालाब, POND, ठीक है। तब तालाब में देखा था, तो आंसर आपका बदल जाएगा। तो यही चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इतना समझ लिए ना, तो गर्दा गर्दा कर दीजिएगा, ठीक है। माई बाबू आपके इंतजार में होंगे कि बबुआ हमारे कहिया रिजल्ट लेकर कब आएगा, मेरिट में कहिया नाम लाएगा, ठीक है। तो ओकरा खातिर टेंशन ना लेना है, खाली जितना कह रहे हैं उतना समझते चलिए, मार के गर्दा कर दीजिएगा। पड़ोसी वड़ोसी देखते रह जाएगा, आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए अब आगे के बात, फंडा क्या है, ठीक है। तो देखिए, शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर का पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है, यानी जो बहुकोशिकीय हो गया या एक कोशिकीय हो गया, उसमें भी श्रम विभाजन होता है, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है, वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। यानी एक्चुअली में देखा जाए तो जितने भी सेल्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, यानी स्पेसिफिक घटक उसमें होते हैं। उसी को, जो स्पेशल चीज हो रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग के अब हिंदियों हमारा पढ़ावे के पड़ी, कोशिकांग, ठीक है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, उसी तरह कोशिकांग का संधि विच्छेद यदि तुम लोग करेगा तो क्या होगा? अरे बुर्बक क्या है रे तुम सब। देखो, कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिका का अंग को ही हम लोग कोशिकांग कहते हैं। नॉर्मल भाषा में समझो ना रे बुर्बक। देखो अब आगे क्या होता है, देखो गर्दा गर्दा कर देंगे, समझा? हम प्योर इंडियन है, ठीक है। चलो देख लो आगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, और वही घटकवा के जो विशिष्ट घटकवा रहेगा ओकरे के हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के अंग कहते हैं, यानी कोशिका का अंग यानी कोशिकांग, ठीक है। समझ लो, प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, यानी प्रत्येक कोशिका के अंगवा जो रहेगा, सेल के जो ऑर्गन रहेगा, वो क्या करेगा? वो अलग अलग कार्य करेगा, विशेष यानी स्पेशल कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, ठीक है, यानी नया पदार्थ का निर्माण
करेगा, वो किसका काम है? कोशिकांग का है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी जैसे मल मूत्र का त्यागवा कर जाता है तो वो क्या कर देगा, और मल मूत्र का क्या कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, नकवा में से क्या होता है कहूँ में एथी लग रहा है, लेकिन कहेंगे ठीक है, नकवा में से लड़का में बेचता है ना नेटा, ठीक है, तो वो सब अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो जैसे अब एगो ले लो, जैसे पसीना चूता है, हाथवा में से पसीना चूता है ना, बके है रोजीना देखता है कि गर्मी के दिन आता है, ठंडा में नहीं पूरा अथी है, जैसे ही गर्मी आएगा तो कितनों पंखा चला लो, कूलर चला लो, तनी सा बहरिया निकला ना, बस पसीना चूलना स्टार्ट हो गया, तो वही श्वेत ग्रंथिया से निकलता है, वो सब क्या है? उसका निष्कासन हो रहा है, तो वो क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है? जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण ये भी कोशिकांग करता है, यानी कोशिका का अंग जो है वही करता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी, यानी कौन निकलता है? कोशिका के अंग भी। ठीक है, भले ही श्वेत ग्रंथि है, तो काची के श्वेत ग्रंथि है, कोशिका के अंगे न है। अरे बुढ़बा कितना समझाना पड़ेगा, तुम लोग मास्टर है अपने। चलो आगे अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, यानी जितने भी कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंग, उसी के कारण वो नहीं रहेगा तो कोशिका जीवित रहेगी? कहाँ से जीवित रहेगी? अरे कोशिका के अंग, अब नॉर्मल भाषा में एकदम समझाओ। कोशिका के अंग, ठीक है, बाप के बेटा। ठीक है, अब देखो कोशिका अंग क्या है? कोशिका के ये बेटा है। ठीक है, ये बेटा जिसे है बाप के बेटा, यदि बेटे सब सही नहीं रहेगा तो बाप जीवित रहेगा? नहीं न रहेगा। ऐसा ही कोशिका के अंग यानी कोशिकांग, यदि अंग सही रहेगा तब ना कोशिका सही रहेगा। अरे बुढ़बक चोट लग गया तुमको, कहीं गया एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा बाइक से गोड़ हाथ टूट गया, तो क्या रहेगा? कोशिका के अंग खराब हो गया। ठीक है, यानी कोशिका जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो वही जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से जाके प्लास्टर पीओपी कराओ, जो उनके हम पढ़ा दिए हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन 10th वाला क्लास में पढ़ा है ना, तो उसमें पीओपी का जिक्र किए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो वह सब कराना पड़ेगा। और फार्मूला क्या होता है? अब बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, कह रहा है कि मास्टर पगला गया है, बता रहा है केमिस्ट्री का फार्मूला, तो ओकरा में H2O जल रहता है। ठीक है, CaSO4 × H2O, और वही यदि 2H2O कर देगा तो आ जाएगा जिप्सम। ठीक है, ओकरे से निर्माण होता है। ठीक है, इन्होंने जलवा के भाग कर देगा, बस हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो चलो अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस में मत जाओ, आते हैं हम लोग बायोलॉजी के टर्म पे। तो चलो देख लेते हैं। देखो कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, यानी कोशिका के जितने भी अंग है उसी कारण ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करता है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, यानी जितना भी कोशिकांग है यानी कोशिका का अंग मिलकर सारा समूह बना लेता है और एगो क्या करता है? समूह बना के एगो मूलभूत इकाई बनाता है, एगो यूनिट बनाता है। उसी को क्या कहते हैं? हम लोग कोशिका कहते हैं। शुरू में तो ये बतिया बता दिए, को हाली बताएं कि रॉबर्ट हुक का देखे जब कोर्क के का कोई पतला सा कोर्क के छलवा था, जो वृक्ष के छाल होता है कोर्क। ठीक है, तो कोर्क मतलब कोर्क के छाल ले, मतलब कोर्क काची से प्राप्त किया था? वृक्ष के एगो छाल है। ठीक है, कोर्क जो है, तो उसी के छलवा कबार हैं और कबार के उसका एगो पतला सा मतलब छाल लिए। ठीक है, कोर्क के, और ओकरे पर सूक्ष्मदर्शी से अपने से सूक्ष्मदर्शी बनाए। आ बनैला के बाद में क्या किए? कह रहे हैं कि तनी देखे दो ना एकरा अंदर का बा। तो देखलन कि ना, तो मधुमक्खी के छाता नहीं है। कैसन स्ट्रक्चर कैसन रहे? मधुमक्खी के छाता नहीं है, प्रकोष्ठ रहे छोटा छोटा। ठीक है, तो ओकरा के देखलन, तो ये सब का है? ये सब मिल के कोशिका के निर्माण नहीं कर दिया? तो वही चीज़ है, ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जीवन की छोटी एवं संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल इकाई क्या है? यूनिट क्या है? क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में, एकदम नोट कर लो बबुआ, ये चीज़ अब नोट कर लो। ठीक है, तो क्या कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या चीज़ है, तनी इहो चीज़ देख लेते हैं। देखो, जिसे कोशिका कहते हैं, ठीक है, यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं।
ये बड़ा रुचिकर है, यानी रुचि लेवे वाला चीज़ है, यानी सोचे वाला चीज़ है, ठीक है ना। कहल जाता है तारा एमे चीज़ में रुचि बा, ठीक है, तो वही है रुचिकर। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, यानी जितनी भी सारी कोशिका होती है उस सब में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है। यानी क्वेश्चन यदि आपसे कर लिया जाए, क्या सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं? जी बिल्कुल हाँ, सभी कोशिकाएं जितने भी सारे सेल्स हैं उनमें सभी में एक ही प्रकार के सेल्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है, यानी उनके भले ही अलग अलग कार्य हों, ठीक है, भले कोनो दौड़त हो, कोनो देखत होके, कोनो सुनत होके, लेकिन सब प्रकार में एक ही प्रकार के क्या होता है, कोशिकांग होता है, अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो देखिए कोशिका की खोज अभी हमने बता दिया 1665 में रॉबर्ट हुक कइलन। आ रॉबर्ट हुक कैसे कइलन? तो कोर्क के छालवा कबरलन आ ओकरा पतला सा एगो काट लेलन आ ओकरा में देखलन अपना से बनावल सूक्ष्मदर्शी से, आ तब उनका पता चलल कि मधुमक्खी के छाता जैसन संरचना बनल बा, यानी छोटा छोटा प्रकोष्ठ से मिल के बनल बा। तो रॉबर्ट हुक कर दिलन। आ यदि वही जीवित कोशिका के बारे में पूछी कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, या पूछ दिया कि तालाब में किसने पहले खोज की, तो 1674 में कइलन कौन? लोवेनहुक, ठीक है। तालाब में वो देखलन जीवित कोशिका के, ठीक है। अब देखिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से मतलब छोटे छोटे प्रकोष्ठ से ही मतलब बनकर मतलब पूरा अंग तैयार हुआ है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब आगे देख लीजिए कोशिका किससे बनी होती है। 5.2 में ही बबुआ दे रहा है। आओ हमारे बबुआ देख लेते हैं, इसको भी देख लो क्या कह रहा है। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, यानी इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है बार बार कहते हैं ठीक है से तो एक खेसारी लाल गयकवा है, तो इसका गाना हमारा याद आ जाता है। ठीक है छपरा में जाएंगे और नहीं जश्न मनाएंगे, तो वो सब तुमको काम ना करना है, माई बाबू के नाम रोशन करना है, ना तो छपरे जात में रह जाएगा। ठीक है बबुआ हमार, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। बार बार हम कहेंगे ठीक है, लेकिन उलो मत पकड़ना तुम। देखो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका में स्पेसिफिक घटक होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग घटक कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में तीन गुण दिखाई देंगे, ठीक है। यदि हम कोशिका का अध्ययन यानी जो सेल्स है उसका स्टडी हम लोग सूक्ष्मदर्शी से करें यानी माइक्रोस्कोप से करें, तो लगभग कितना यानी प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? तो प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक, ठीक है, यानी सेंट्रोइड, और कोशिका द्रव, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। कब? जब आप सेल्स का अध्ययन कीजिएगा सूक्ष्मदर्शी से कीजिएगा, तब आपको 3 गुण अवश्य ही दिखाई देंगे। कौन कौन अवश्य गुण दिखाई देंगे? प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। केंद्रक को सेंट्रोइड कहा जाता है और कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। वैसे कोशिका के अध्ययन को हम शुरू में ही बता देते हैं कि साइटोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप यानी कोशिका जौन बा न, एकरा अंदर जितना भी क्रियाकलाप हुई समस्त यानी पूरा क्रियाकलाप यानी प्रोसेस, तो तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं क्या करती है? इन्हीं गुणों के कारण संभव है, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर होने वाले जितने भी सारे क्रियाकलाप हैं तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। किन गुणों के कारण? क्योंकि उसमें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव मौजूद होते हैं। इसी के कारण उसका पर्यावरण के बाहरी संबंध से जितनी भी सारी क्रिया होती हैं, चाहे उसके अंदर कोशिका के अंदर जितने भी सारे क्रियाकलाप होते हैं, इसी गुण के मौजूद होने के कारण होता है, ठीक है। आओ देखें कैसे। तो चलिए हम लोग देखिए लेते हैं कैसे। भाई जब क्वेश्चन मार्क हो गया, अब क्वेश्चन मार्क से याद आ रहा है क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो जो बैंकिंग ICSE वाले होंगे तो क्वेश्चनों टैग आता होगा ना, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इसका क्वेश्चन टैग तैयार कीजिए, MI, ठीक है। तो वही है, इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है, इंग्लिश खाती है नीतू मैडम, ठीक है।
तो चलो आगे देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो 5.2.1 ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंड नहीं और सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में देखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो देखिए, यही कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। अब देखिए, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली, ये क्या करती है? ये कुछ पदार्थों को अंदर एवं बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यानी पूछा जाता है कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? तो ये पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यानी आर पार आ जा सके, उसी को हम लोग पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, झिल्ली मतलब एक नॉर्मल भाषा में समझो ना, आटा चाले वाली चलनी देखा है, इसमें छेदवाना रहता है, उसी तरह हम लोग का मतलब त्वचा होता है, उसमें भी छेद होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखता है ना, आर पार पसीना वसीना आ जाता है ना। ठीक है, तो सोख भी लेता है। ठीक है, तो और उसी को हम लोग झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देख लो, कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? यानी इसमें पदार्थों का गति कैसे होता है, मोशन कैसे होता है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को, तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा बबुआ, वीडियो तो लागत बहुत लंबा हुई हो, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा भी होगा तो ठीक है, ना तो देखेंगे जैसा होगा वैसा। तो देख लीजिए, हम तो सोचे थे कि पूरा ख़त्म करा दे इसी में, लेकिन ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, CO2, ठीक है, लिखेंगे ऊपर से नीचे आओ चाहे नीचे से ऊपर। जो ये ऊपर आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से नीचवा गया थोड़ा सा स्लाइड होकर, तो उसको बोल रहे हैं। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अथवा ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता मतलब गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी, ठीक है, और तनु मतलब होता है पतलापन। वो हम लोग रिएक्टिविटी जो रिएक्शन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का था रिएक्शन, उसी में हम लोग बता दिए थे कि सांद्रता क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है। तो सांद्रता से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नहीं देखोगे तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, 10th क्लास का हम पहले ही डाल चुके हैं। भले ही ये 9th क्लास का चल रहा है, लेकिन 10th का हम लोग केमिस्ट्री करा रखा है ऑलरेडी, तो उसका भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी ज़्यादा गाढ़ापन से मतलब कम गाढ़ापन की ओर मतलब होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। ठीक है, तो ये ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, ये कम गाढ़ा है। तो इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा? तो बिल्कुल ये वाला राइट होगा, ये वाला गलत होगा। यानी जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उससे कम गाढ़ा, यानी कम गाढ़ा, केजी मतलब किलोग्राम मत समझिएगा, कम गाढ़ा। ठीक है, तो इधर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब मान लो तुमको हम दे दिए यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी समझ लो, नहीं तो कहेगा कि मास्टर समझा नहीं रहा है, खाली ऐसे ही बके जा रहा है। ना बाबू, हमारा समझना तो जरूरी है। देखो यहाँ पे हो गया ये लिक्विड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया?
थोड़ा सा अर्ध सॉलिड यानी सेमी लिक्विड इसको मान लिए, ठीक है, सेमी लिक्विड, ठीक है। तो इधर से जो मतलब ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ये सेमी लिक्विड है, मतलब अर्ध सॉलिड कहिए चाहे अर्ध तरल इसको बोल सकते हैं। तो इधर से इधर होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी पानी के एकदम जल का फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड का फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वाला आएगा इसमें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर से ही जब भी जाएगा तो ये इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए पदार्थों का भी जो भी होता है गति किस तरफ होता है, तो हाई जो सांद्रता रहता है उससे लो सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है, यानी जिस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे हुई उसी प्रकार का प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका में भी होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, यानी इसको निकालना भी आवश्यक है, ठीक है। पूछ देगा कि CO2 कैसा मतलब अपशिष्ट है, तो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसको निकालना भी आवश्यक है, तो कोशिका में एकत्र हो जाती है। यानी एग्जाम्पल में दिया है कि CO2 कोशिका में यानी सेल्स में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी CO2 का सांद्रता बढ़ जाएगा। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होगा, ठीक है, यानी तभी वो वहाँ से निकलेगा। तो देखिए आगे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तब देखिए क्या दिया है पॉइंट। देखिए कोशिका में यहाँ पर दिया है जब कुछ पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उसका सांद्रता, यानी मान लो पहले में 1 2 3, नॉर्मल भाषा में समझो 3 गो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, गिनती में समझो, उसका द्रव्यमान अणुभार परमाणु भार ये सब छोड़ो ना, खाली गिनती में समझो 1 गो 2 गो 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या है? इनमें स्पेस ज़्यादा है यानी खालीपन है, ठीक है, यानी गाढ़ा नहीं है, ठीक है। यदि 4 5 6 7 8 9 पूरा मिला दें तो ये क्या हो गया? गाढ़ा हो गया, यानी चारों ओर भर गया, ठीक है। तो इसमें गाढ़ापन हो गया, यानी क्या हो गया? सांद्र हो गया, ठीक है। अब एजा से जौन वायुमंडल में CO2 है ये 1 2 इतने है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझो। तो हे में से हे में जाए खातिर बढ़िया है कि ए में से एम में आवे खातिर बढ़िया है। तो इसमें से यानी गाढ़ा वाला में से यानी सांद्र वाला में से जौन में सांद्र कम है यानी गाढ़ा कम है, एकरा में ना आवे खातिर जगह है, एकरा में बाकी न है, पूरा है स्पेस बाकी है ने, देख रहे हैं। तो एम में नहीं आ जाएगा, एकरा में से जाएगा। एगो बस हो चाहे ट्रक हो, इसमें आदमी भरल है इतना, ठीक है, एकरा में 2 गो आदमी, एकरा में 20 आदमी भरल है, तो एक में धक्का मुक्की भइल है, सीटों नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा? जब एक स्टॉपेज पर लग गया दोनों, तो एकरा में से उतर के एकरा में ना आ जाएगा, एकरा में से उतर के जाएगा, ओकरा में कतनो कीमत पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, जौना में कम मतलब सांद्रता रहेगा यानी कम गाढ़ा रहेगा ओकरा में ही जाएगा। नॉर्मल भाषा में आप समझ गया तुम सब। चलो अब देख लेते हैं आगे। तो वही बात है, क्या कह रहा है? जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है और उसका निष्कासन भी आवश्यक है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको कोशिका में एकत्र हो जाती है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी एक भाषा में भर जाता है, समझो बढ़िया से। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, यानी जो बाह्य पर्यावरण हो गया यानी वायुमंडल हो गया ओकरा में कम होता है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर होता है यानी आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। यानी विस्तरण द्वारा क्या होता है? ओकरा में से कोचाइल है तो ओकरा में क्या करेगा कि अरे धक्का मुक्की होता बाहर निकले तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब कोशिका में एक ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विस्तरण द्वारा अंदर चली जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ओकरा में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बाहर से ऑक्सीजन में ओकरा में चल जाता है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान जो होता है उसमें क्या होता है? यानी अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है।
तो वही बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, यानी जल जो हो गया, जल का फॉर्मूला होता है H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, जल भी विसरण के नियमों का अनुकूलन व्यवहार करता है। ठीक है, जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यानी जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होगा तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। पहले हम लोग विसरण कहते हैं, यानी लेकिन जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो जाएगा जल के अणुओं की गति, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली से जो जल की गति होती है वो किसके कारण प्रभावित होती है, तो जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी होती है। यानी कितना मात्रा में उसमें जल में घुला हुआ है पदार्थ, उस पर भी वो निर्भर करता है। इस प्रकार परासरण की जो क्रिया है, इसमें जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। यानी इसमें क्या होता है, ये उच्च विलेय मतलब घुलनशीलता, यानी उसमें घुल जाए तो उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। यानी कोई जंतु का कोशिका हो गया, एनिमल सेल हो गया या प्लांट सेल हो गया, उसको शक्कर हो गया यानी शुगर हो गया, नमक यानी लवण जिसको बोलते हैं साल्ट, उसके विलयन में रखें तो क्या होगा। तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। तो वो कौन कौन घटना हो सकती है, तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला घटना क्या दिया है, यदि कोशिका को तनु विलयन, तनु मतलब क्या होता है, तनु मतलब पतला होता है। अब वही यदि सांद्र कह दे तो सांद्र मतलब क्या होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा मतलब विस्कोसिटी। ठीक है, यानी इसका विस्कोसिटी बढ़ गया यानी गाढ़ा हो गया, विस्कोसिटी कम हो गया यानी पतला हो गया। ठीक है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल का मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है, यानी देखिए नमक और शक्कर की मात्रा कम है और जल का मात्रा ज़्यादा है, तो वो पंचुछुरे न होगा, पंचुछुर यानी पतला। ठीक है, एकदम आम भाषा में समझो पूर्वक। तो देखो उसमें रखा गया है तो जल तथा उसमें रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो जल क्या करेगा, जब पतला रहेगा तो परासरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा कोशिका के अंदर जाएगा, तो उसमें पूछेगा कि विसरण विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा, तो आपको क्या आंसर होगा, परासरण विधि द्वारा अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो ये चीज़ बबुआ हमार समझ जाइएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, अब देख लीजिए। तो यहाँ पर है क्या है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरफ नहीं दोनों तरफ आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, एकदम फ्री होते हैं। ठीक है, जल के अणु कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, वो दोनों तरफ आवागमन करे खातिर यानी आवाजाही करे खातिर एकदम फ्री रहना सा, हाइड्रोजन जेने मन तेने चल जाइए, ऑक्सीजन जेने मन तेने चल जाइए। ठीक है, बोले ये हाइड्रोजन 2 मात्रा में होखे, ऑक्सीजन 1 मात्रा में होखे, लेकिन वो फ्री बा एकदम। ठीक बा, कहे का मतलब वही बा। ठीक बा, तो जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। यानी कोशिका के अंदर हो गई कोशिका, ठीक है, यानी कोशिका यानी सेल। ठीक है, आई हो गई बाहरी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वही चीज़ यह है कि लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा यानी एकरा अंदर जो जाई H2O एकर मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले यानी बाहरी माहौल बाटे। ठीक बा, वातावरण बा, पर्यावरण बा। ठीक है, बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। यानी हेकरा में का जाई प्लस पॉइंट में, हेकरा में निकली माइनस पॉइंट में। ठीक बा, यानी जब भी जाई तो अंदर ज़्यादा जाई या जब भी बाहर निकली तो कम निकली। ठीक बा, वही चीज़ बा है। तो वही चीज़ बा क्या दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया। यानी शुद्ध परिणाम क्या होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि
कि जल कोशिका के अंदर ही गया है। अरे महाराज प्लस में मतलब एकरा में ज़्यादा गोल बा, एकरा में से कमे निकलल बा, ठीक बा। एकरा में 2 भाग बोल 1 भाग निकलल, तो एकरे में न रह गइल 1 भाग, ठीक बा। तो इसमें गया, यानी वही चीज़ है कि जल कोशिका के अंदर गया। इसका मेन रिजल्ट यही निकला है कि जल कोशिका के अंदर गया, भले ही निकल गया लेकिन उसमें तो रह भी तो गया, तो वही है कि इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इससे कोशिका फूलने लगेगा। यही कारण है कि जब जल अंदर रह जाएगा, भले ही 1 भाग रहे चाहे 2 भाग रहे, लेकिन रह तो गया ना। यही कारण है कि वो कोशिका जो है सेल हो वो ऐसा रहेगा, तो ये बिल्कुल फूल के ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फूलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल को सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कहने का मतलब यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी जितना बाहरी जल की सांद्रता है, गाढ़ापन है, उस उतना ही जो उसके अंदर की जल की सांद्रता है यानी गाढ़ापन है उसके बराबर होगा, तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। यानी कहने का मतलब दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों का दोनों बराबर ही है, तो उसमें गति होगा नहीं होगा, या तो एक कम रहना चाहिए या एक ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, तभी उसमें गति होगा यानी मोशन होगा। अब मान लीजिए पानी का ही आप नॉर्मल लीजिए, एक यहाँ पर हमने पगडंडी बना दिया, ठीक है, एक इस इधर खेत है एक इधर खेत है, ठीक है, या तो इसमें कम होगा या तो इसमें अधिक होगा, या तो इसमें कम होगा या तो इसमें अधिक होगा, तभी तो जो अधिक रहेगा उससे कम की ओर प्रवाह होगा या कम से अधिक की ओर प्रवाह होगा, कहीं भी तो कुछ तो होना चाहिए। तो वैसा नहीं है, यदि दोनों इक्वल हैं तो इधर से ना प्रवाह होगा ना इधर से प्रवाह होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे सेम टू सेम है, ठीक है। कहने का मतलब यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में, यानी एक माध्यम लेना है और वो माध्यम किस चीज़ का होना चाहिए, विलयन का होना चाहिए यानी सोल्यूशन का होना चाहिए, घोल का होना चाहिए। अब हम कैसे समझाएं, घोल मतलब ना समझ लो चीनी या शरबत जो पीले हो जा, तो वही शरबतवा का घोलवा होता है, उसी तरह का एक घोल है, ठीक है। माध्यम विलयन में रखा जाए यानी एक माध्यम लेना है, और माध्यम क्या होगा, विलयन होगा यानी वो घोल होगा, ठीक है, उसी में रखा जाएगा किसको, कोशिका को, यानी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता यानी जितना बहरी वाला गाढ़ापन बा उतने ओकरा कोशिका के अंदर जो स्थित जल बाटे ओकरो गाढ़ापन होगा के चाहिए, ठीक बाटे। तो दोनों के यदि बराबर होगा तो इधर से ना उधर आदान प्रदान होगा, ना उधर से इधर आएगा ना इधर से उधर जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, यानी रखा जाए तो बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखिए आगे, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तो ऐसे ही विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन, ठीक है। जब दोनों ओर इक्वल हो जाए तब उसको हम लोग क्या करते हैं, समपरासारी विलयन, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। और डेरिवेटिव नंबर पढ़े हैं ना, यानी विषम और सम, तो वही है समपरासरी। एक परासरण का क्रिया हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन परासरण में कैसा हो गया, यदि बराबर हो गया, ठीक है, तो समपरासरण हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको विलयन को क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, जल जो है कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, यानी जितना बाहर गया उतना ही बाहर उतना ही मतलब जितना अंदर गया उतना ही बाहर आ गया, तो उसमें कोई मतलब परिवर्तन हुआ, कोई नो चेंजिंग हुआ, ठीक है। तो इसीलिए उसमें कोई मोशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आता उसके मेजरमेंट में, ठीक है। अब देख लीजिए थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, इतना चीज़ तो समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और दोस्तों हाँ एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका हम 1 नहीं 2 नहीं 3 पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे। ये पहला पार्ट रहा, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लेंगे और थर्ड पार्ट में
इसका पूरा हम लोग इसको चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यानी अंदर का जो घोल है उससे अधिक गाढ़ा है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। यानी जल क्या है, परासरण द्वारा बाहर आ जाएगा। अब देखिए, जो कम सांद्र है उससे अब अधिक सांद्र की ओर आएगा। क्यों आएगा, ठीक है, ये समझने वाला बात है। अब देख लो, जैसा सूखा एक जमीन है, एक गीला जमीन है, तो गीला जमीन में क्या रहेगा, आर्द्रता रहेगा, नमी रहेगा, यानी वो में कहे का मतलब पानी रहेगा, तो पनिया कहने जाएगा, पनियों वाला में जाएगा ना, जो सूखा रहेगा उन्हें न जाएगा। हाँ रे भाई, तो वही बात है। तो देख लो, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है यानी गाढ़ा है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, यानी फिर से जो जल है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में क्या होगा, अधिक जल बाहर आएगा कि कम जल बाहर आएगा, तो अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। ठीक है, कम जलवा जोन है वो अंदर जाएगा, अधिक जलवा जोन है वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए कोशिका क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है। कोशिका क्यों सिकुड़ती है, क्योंकि अधिक जलवा जोन होता है वो बाहर आ जाता है और कम जलवा अंदर चला जाता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका जो होती है सिकुड़ जाती है। आगे आपको एग्जाम्पल में मिलेगा अंडा का भी यही कारण है, अंडा का सिकुड़ना या फूलना, तो उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। किशमिश के बारे में भी देखेंगे, किशमिश क्यों फूलता है, किशमिश क्यों सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो वही कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ जाएगी, क्योंकि अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जलवा अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। परासरण क्या है, एक प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ठीक है, आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप पर। अब निम्नलिखित क्रियाकलाप में क्या देख के है, तो वही चीज़ देखना है। अंडा है, किशमिश है, दूसरे समय अंडे के परासरण हो गया, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखेंगे, HCl में रखेंगे। ठीक है, जो कि पतला घोल होगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अंडा फूलने लगता है। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसको अंडे को हम लोग जो घोल रहता है नमक का उसमें रखेंगे तो अंडा सिकुड़ने लगता है। उसी प्रकार किशमिश का भी देखेंगे। तो ये सारा घटना हम लोग देखेंगे और जो भी पॉइंट बनेगा वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट यानी इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना पे ही इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, और नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम एक में ही बना देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जहाँ तक रहा समझने वाली बात, तो ऐसा नहीं है कि जो हम समझाए होंगे आपको समझ से बाहर होगा। बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाया है। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने भाई के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको हम आगे इसी तरह आपका हम साथ देते रहें और उसमें साथ देने में हम सहायक बने रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने भाई को, और यही कहना चाहेंगे कि लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।